दिमिश्क के कैदखाने में उन मुजाहिदीन इस्लाम की दास्तान जिन्होंने उंदलस के साहल पर अपनी कश्तियाँ जला डाली थी। यह रात के पहले पहर का वाक़या है। आधी रात गुजरते ही हेनरी ने शाही बाग के बाहर इस तारीख जगह से फलांगी जैसे जहाँ से वो पहले 2 बार गुजरकर बाग में दाखिल हो चुका था। वो बार के साथ साथ झुका झुका इस जगह पहुँच गया जहाँ पहले फ्रोंडा उसे मिल चुकी थी। वो अभी आई नहीं थी। उसे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बड़ा आ रहा था। करीब आते आते वो एक औरत का रूप इख्तियार कर गया। हेनरी पहले की तरह 2-3 कदम इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फ्लोंडा की चाल ढाल में ज़रा सी भी जोशो खरोश नहीं था। हेनरी ने हर मुलाकात की तरह अपने भी बाजू फैला दिए, लेकिन फ्लोरा इसके बाजुओं में जाने की बजाय इसके बाजुओं को झटकर इस तरह घास पर बैठ गई जैसे गिर पड़ी हो। क्या फ्लोरा? हेनरी ने घबराते हुए लहजे में पूछा और इसके पास बैठ गया। मुझसे दूर रहो हेनरी, फ्लोरा ने रोते हुए कहा। मेरे नापाक वजूद को हाथ न लगाओ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं अपने गयूर और बहादुर बाप को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं अपने आप को भी धुतकार रही हूँ। कुछ बताओ तो सही फ्लोरा, हेनरी ने तड़प कर पूछा। फ्लोरा ने उसे सारा वाकया सुना दिया। मेरी दुश्मनी मेरी दौलत थी, फ्लोरा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। मैंने अपने आप को कभी भी शहजादी नहीं समझा। अगर मुझे मलका बनने का शौक होता तो मैं अपने बाप के एक मुलाजिम के बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार न होती। फ्लोरा। हेनरी उठ खड़ा हुआ और कपड़ों के अंदर नेफे में अरसा हुआ खंजर निकाल कर बोला, मैं इससे बादशाह से इंतकाम लूंगा। मैं इसे कत्ल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। पकड़ा गया तो भी परवाह नहीं, तुम्हारी आबरू खुशी से जान दे दूंगा। नहीं, हेनरी, फ्लोरा ने उसके आगे बाजू फैलाकर कहा, तुम इस वक्त पहुंच ही नहीं सकोगे और कपड़े और पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें बेमकसद मौत के मुंह में नहीं जाने दे दूंगी। तुम एक काम करो, सुबह शहर के दरवाजे खुलते ही निकल जाना। किसी बहाने सबसे अच्छा घोड़ा ले जाना, जिस कदर जल्दी जा सकते हो जाओ और व्यवस्था पहुंचकर मेरे बाप को यह वाक़या सुनाओ। उसे कहना कि वो आकर किसी बहाने मुझे यहाँ से ले जाए। शाह राडरक पर यह ज़ाहिर ना होने दे कि उसे इस वाक़ये का इल्म हो गया है। अगर उसने राडरक के सामने ज़रा सी भी गुस्से का भी इज़हार कर दिया तो यह बदकार बादशाह मेरे बाप को कत्ल करा देगा और मुझे हमेशा के लिए अपने महल में कैद कर लेगा। राडरक ने मुझे बड़ी खतरनाक धमकियाँ दी हैं। मेरे बाप को अच्छी तरह समझा देना, ना वो सव्यस्ता से हाथ धो बैठेगा और हमारे ख़ानदान का अंजाम बहुत बुरा होगा। अल सुबह हेनरी ने उसी उखड़ा और मुँहज़ोर घोड़े पर ज़ेन कसी जिस पर पहले रोज़ उसका इम्तहान लिया गया था, उसे हेनरी टहलाई के बहाने बाहर ले गया। किले के दरवाजे खुल चुके थे। किले से निकलते ही उसने घोड़े को रेल लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके सामने तलीता आज का मैड्रिड से समुंदर तक, जहाँ आज जबरुल अल्टर वाक़या है, 500 मील की मसाफत थी। घोड़ा इतनी मुसाफत सर पर दौड़कर तय नहीं कर सकता था। हेनरी ने तलाश और ताक़ुब से बचने के लिए घोड़ा पूरी रफ्तार पर दौड़ा दिया था। बहुत दूर जाकर इसने घोड़े को एक नदी के किनारे रोका, उसे पानी पिलाया। कुछ देर आराम के बाद वो घोड़े को मामूली रफ्तार से दौड़ाने लगा। वो रात को भी सफ़र जारी रखता था। इस तरह कुछ देर आराम करते और ज़्यादा वक्त सफ़र करते इसने 4 दिनों में 500 मील का फासला तय कर लिया। अगर समुद्र से अर्थव्यवस्था जाने के लिए कोई कश्ती तैयार नहीं थी। 2-3 दिनों तक कोई कश्ती दौड़ा जाने वाली नहीं थी। एक बागबानी कश्ती के मलाहों ने हेनरी को अकेले ले जाने के इतने पैसे मांगे जो हेनरी के पास नहीं थे। ये घोड़ा तुम्हारी कश्ती से ज़्यादा कीमती है। हेनरी ने इन दोनों मलाहों से कहा, इसे यहीं रहने दो, ये तुम्हारा हो गया। मुझे सवस्ता के साहल तक पहुंचा दो। हम मलाह हैं, एक मलाह ने कहा। घोड़े को हम क्या करेंगे? अपना और अपने बच्चों को पेट भरने मुश्किल है। घोड़े को हम कहाँ से खिलाएंगे? उसे बेचकर अपनी रकम पूरी कर लेना। हेनरी ने कहा, हम घोड़ों की सौदागरी से वाकिफ नहीं, मुझ पर एतबार करो। हेनरी ने कहा, मुझे ले चलो, पार जाकर किराए के पैसे दूंगा और इनाम भी। मलाह इसकी शक्ल और सूरत, इसका लिबास, कदकार, इसका घोड़ा देकर उसे कोई अफसर समझ बैठे और उसे और उसके घोड़े को कश्ती में सवार कर दिया और बागबान खोल दिए। ये समुद्री मुसाफा सिर्फ 12 मील थी। सूरज गुरूब होने में कुछ वक्त बाकी था जब कश्ती सवस्ता के साहस से जा लगी। हेनरी ने मलाहों को साथ लिया और सीधा जोलीन के महल में पहुंचा। वहां बताया कि काउंटर जोलीन को मेरे आने की फ़ौरन इत्तला दी जाए। तलीता से शहज़ादी फ्लोरिडा का बहुत ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। जोलीन ने उसे फ़ौरन बुला लिया। वो अपनी बेटी के पैगाम के लिए बेताब था। क्या तुम फेडरर के बेटे हेनरी नहीं हो? जोलीन ने उसे देखते ही पूछा। हाँ काउंट, हेनरी ने जवाब दिया। क्या तुम तलीता से आए हो? जोलीन ने कहा। बाप को बताए बगैर चले गए थे? हाँ काउंट, हेनरी ने जवाब दिया। यहाँ दिल उकता गया था। मैं उंदलस की सैर को निकल गया था। लेकिन मोहतरम काउंट, मेरा गायब हो जाना और आ जाना आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं जो पैगाम लाया हूँ वो बहुत अहम है। पहले एक दरख्वास्त सुन ले। मैं जिस कश्ती पर आया हूँ उसका किराया नहीं दे सका। मलाह साथ है, उन्हें किराया अदा करना है। जोली ने किराया और इनाम अदा करने का हुक्म दिया और हेनरी से पूछा कि उसकी बेटी ने क्या पैगाम भेजा है। हेनरी ने जब पैगाम सुनाया तो जोली उठ खड़ा हुआ। उसके जिस्म का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर और आंखों में इकट्ठा हो गया। वो गुस्से और हिजानी कैफियत में कमरे में तेज तेज टहलने लगा। शहजादी के साथ मेरी मुलाकात तफाकीर
हो गई थी। हेनरी ने कहा, उसने मुझे ये वाक़या सुनाया तो मैं शायद राइडर को कत्ल करने पर तैयार हो गया था, लेकिन शहज़ादी ने ये कहकर रोक दिया कि मैं उस तक पहुँच नहीं सकूँगा और पकड़ा जाऊँगा। मैं वहाँ के शाही अस्पताल से घोड़ा चोरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। शहज़ादी ने ठीक कहा था। जोलीन ने कहा, इस बदकार को कत्ल करना मुमकिन नहीं है। इससे इंतकाम लूँगा, तुम जाओ। जोलीन इस इलाके का बादशाह था, ख्वाह ये इलाका छोटा-सा ही था। वो शाह उनतलस राइडर का वाजदार भी था, लेकिन यहाँ इसकी हैसियत बादशाहों जैसी थी। वो एक मुलाजिम के साथ उस मसले पर तबादला ख्याल नहीं कर सकता था। उसने हेनरी को कुछ इनाम पेश किया। नहीं काउंट, हेनरी ने कहा, इनाम किस कारनामे का? मुझे इजाज़त दें कि उंदलस चला जाऊँ, शाह राइडर के कत्ल का मौका पैदा करूँ। मेरे खानदान ने आपका नमक खाया है, मैं ये नमक हलाल करना चाहता हूँ। आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, तुम जाओ। हेनरी जोली ने कहा, पहले मुझे कुछ करने दो। तुम सोचे बगैर और मुझे बताए बगैर कोई हरकत ना करना। मुस्लिम तरीका में लिखा है कि जोलिन जैसे बाजीदार राजक जैसे ताकतवर बादशाहों को खुश करने के लिए अपनी बेटियां भी पेश कर दिया करते हैं, लेकिन जोलिन गैरतमंद निकला। अपनी बेटी की आबरूरेज़ी ने उसे गुस्से से बावला कर दिया। उसने फ़ौरन तलीता से अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला कर लिया। जोलिन के उंदलस चाहने शाह राजक से मुलाकात और फ्लोरा को वापस व्यवस्था लाने का तफसीली तस्करा मारूफ मोरख स्टील ने लेनपोन ने दो मुस्तनद मोरखों प्रोफेसर डर्जी गोएकनस के हवाले से किया है। उसने एक और तारीखदान आर्थर गैलमन का भी हवाला दिया है, जिसने इन दोनों मौरखों के रिकॉर्ड में कुछ इजाफा किया है। इन तमाम मौरखों के मुताबिक जोलिन कुछ तोहफे लेकर तलीता गया और शाह राडक से यूँ खलूस और प्यार से मिला जैसे उसे मालूम ही ना हो कि उसकी बेटी के साथ राडक ने कोई बुरा सलूक किया है। उसने अपना अंदाज ऐसा रखा जैसे वो खैर सगाली के जज्बात लेकर सलाम और न्याज के लिए बादशाह मुदरस के दरबार में हाज़िरी देने के लिए आया हो। शाह राडक ने देखा कि जोलीन को कुछ भी मालूम नहीं, तो उसने जोलीन को उससे कहीं ज़्यादा तज़ीम व तकरीम दी जितनी वो जोलीन जैसे छोटे-छोटे बाज़ार हुक्मरानों को दिया करता था। उसके एजाज़ में राडक ने बहुत बड़ी ज़ियाफ़त दी जिसमें रक़्स व नग़मा का भी एहतमाम था। इस ज़ियाफ़त में फ़्लोरा अपने बाप के साथ बैठी थी और उसने बाप को बताया कि राडक ने उसके साथ क्या सलूक किया है और ये भी बताया कि राडक ने उसे क्या धमकियाँ दी थी। हमारे अस्पताल के हाकिम फेडरक के बेटे हेनरी ने मुझे तुम्हारी सारी बातें सुना दी थी। जोलीन ने कहा, मैं शाह राडक के सामने जान बना हुआ हूँ। तुम्हें वापस ले जा रहा हूँ और इससे ऐसा इंतकाम लूँगा इसकी बादशाही खाक में मिल जाएगी। अगले रोज़ शाह राडक ने जोलीन को खुसूसी तौर पर शर्फ़ बारियानी बख्शा और तन्हाई में उसके साथ सिविस्ता के दफ़ा के मुतालिक बातें की। क्या मुसलमानों ने फिर कभी सिविस्ता पर हमले की जरूरत तो नहीं की? राडक ने जोलीन से पूछा। नहीं, जोलीन ने जवाब दिया, सिविस्ता के किले की मजबूत दीवारों से टकरा कर इन्होंने अपना सर फोड़ लिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि सिविस्ता पर शहंशाह मुंदरस की दहशतनाक जंगी कुव्वत का साया है। अरब और बर्बर मुसलमान सिविस्ता की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं करते। तुम्हारी बेटी फ्लोरा मुझे खूबसूरत कि सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, शाह राडक ने कहा, दानिशमंद भी है और बहादुर भी। उसे कोई किसी मामूली से आदमी के हवाले ना कर देना। मैं इसकी तरबियत में ज़ाती दिलचस्पी ले रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है, जोलीन ने गुलामों की तरह कहा। मैं कुछ दिनों के लिए फ्लोरिडा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ना ले जाओ तो बेहतर है, राडक ने कहा। उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई है। जोलीन ने झूठ बोला, उसी ने मुझे भेजा है। कहती है 2-3 दिनों के लिए फ्लोरिडा को ले आओ। मैं माँ के जज्बात को दबा नहीं सकता। 2-3 दिनों बाद बेटी को वापस भेज दूंगा। वापस भेज दोगे? राडक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। फिर उसे ले जाओ। खुद फ्लोरिडा कहती है कि वो जल्दी वापस आना चाहती है। जोलीन ने दूसरा झूठ बोला। तुम्हारी बेटी यकीनन वापस आना चाहेगी, राडक ने कहा। मूर्खों ने राडक और जोलीन का एक दिलचस्प मुकालमा लिखा है। हाँ, जोलीन, राडक ने कहा, तुम्हारे इलाके में बड़ी अच्छी नस्ल के बाज होते हैं। मुझे शिकार के लिए बाज चाहिए। हाँ शहंशाह उंदलस, जोलीन ने कहा, मैं आपके लिए ऐसे बाज भेजूंगा जो अभी तक आपने नहीं देखे। शिकार पर ऐसे झपटते हैं कि उसे बचने की मोहलत नहीं देते। जोलीन के ये अल्फाज लिखने वाले तरीक नफीसों ने लिखा है कि उससे जाहिर होता है कि जोलीन ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो राडक से इंतकाम लेने के लिए मुसलमानों को उंदरस पर हमला करने के लिए उकसाएगा। जोलीन फ्लोरा को अपने साथ सवेस्ता ले आया और दूसरे ही दिन वो मूसा बिन नसीर से मिलने के लिए चल पड़ा। मूसा बिन नसीर एहतियात को लाजमी समझता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ईसाई बादशाह किसी दूसरे ईसाई बादशाह पर मुसलमान से हमला करेगा। ये एक बंदा हो सकता था। वो अभी जोलीन को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी बेटी फ्लोरा को यहाँ बुला लूँगा, जोलीन ने कहा। उससे पूछ ले, मैं इस शख्स हेनरी से बात करना चाहूँगा। मूसा ने कहा, उसे मेरा कासद साथ लाएगा। उसके साथ आने तक तुम अपने साथ आए हुए हाकिमों के साथ मेरे मेहमान रहोगे। उसी वक्त एक कासद को सिवस्ता हेनरी को साथ लाने के लिए भेज दिया गया। इस दौरान जोलीन ने मूसा बिन नसीर को उंदरस और राडक के मुतालिक मजीद बातें बताई जो आज तक तारीख के दामन में महफूज हैं। मूसा, जोलीन ने कहा, मेरे दिल में राडक की दुश्मनी अब पैदा नहीं हुई। ये दुश्मनी बड़ी पुरानी है, तुम्हें शायद मालूम होगा। उंदलस में गोथों की हुक्मरानी थी। राडक उंदलस की फौज में जर्नेल था। टेजा नाम का एक गोथ उंदलस का बादशाह था। वो फितरतन नेक इंसान था,
पादरियों ने मजहब के पर्दे में खूब दौलत और जायदाद इकट्ठी कर ली थी और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। गिरजे गुनाहों के अड्डे बन गए थे और मूसा पोप का हुक्म चलता था। पादरी मनमानी करते थे, जो कि वो मजहबी पेशवा थे, इसलिए राया और फौज इनका एहतराम करती थी। बादशाह भी उनके खिलाफ कुछ कहने से डरते थे। माशरे की कैफियत ये थी कि अमीर और गरीब बिल्कुल ही मुफलिस और कलाश होकर रह गए थे। राया दरअसल शाही खानदान की गुलाम थी, लोगों से बेगार ली जाती या नहायत कलील उजरत दी जाती थी। राया के लिए कोड़े और ऐसी ही कड़ी सजाएं थी जो ज़रा ज़रा सी बात पर दी जाती थी। लोगों पर इस कदर मुसलहत और टैक्स आयद थे कि वो भूखे रहते और बादशाह का खजाना भरते रहते। इसी से शाही खानदान ऐशो इशरत करते थे। बटेजा तख्तनशीन हुआ, मेरी बीवी उसकी बेटी है। बटेजा के दिल में मजहब का एहतराम और अवाम की मोहब्बत थी। उसने तख्त नशीन होते ही गिरजों और पादरियों की तरफ तवज्जो दी। गिरजों इसने गुनाहों से पाक कर दिया। फिर उन उमरा और दौलतमंदों की तरफ तवज्जो दी जिन्होंने अवाम को भूखा नंगा रखकर दौलत अपने यहाँ इकट्ठी कर ली थी। बटेजा ने राया को टैक्सों से निजात दिलाकर अमीरों पर टैक्स आयद किए, उनकी जायदादों का हिसाब किताब करके उन पर अलग टैक्स लगाए। इस तरह राया ने खुशहाल होने लगी। मज़ीद पेशवा उमरा दौलतमंद ताजर वसी और इस ज़मीन और जायदादों के मालिक कैसे बर्दाश्त कर लेते कि उन्होंने अवाम से जो दौलत बटोरी थी वो अवाम के पास चली जाए। पादरियों ने मजहब को इस्तेमाल किया और फौज को इस प्रोपेगेंडा से भड़काया कि शाह वटेज़ा मजहब में दखल अंदाजी करके मज़ीद पेशवाओं को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। फौज ने शाह के बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी, जिसका लीडर राडरक था। वटेज़ा की वफादार फौज की तादाद बहुत थोड़ी रह गई, जो बागियों के खिलाफ ज़्यादा देर ना लड़ सकी। बागियों को फतह हासिल हुई। पादरियों ने राइडर को बादशाह बना दिया। उसने पहला हुक्मनामा यह जारी किया कि वटेज़ा को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे वटेज़ा को कत्ल कर दिया गया और उंदलस में एक बार फिर उमरा व आला हुकाम, शाही खानदान, जागीरदार और पादरी ऐशो इशरत में डूब गए। मूसा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुमने उंदलस पर हमला किया तो वहाँ की राया अपने अय्याश और जालिम बादशाह और उसके जर्नेलों का साथ छोड़ जाएगी। हो सकता है फौज भी राडक से बददिल हो जाए। अगर तुम्हारी फौज जज्बे और जोश खरोश से लड़ी तो उंदलस की फौज जल्दी मैदान मार जाएगी। उंदलस की फौज जल्दी मैदान छोड़ जाएगी। मूसा बिन नसीर ने अभी तक उससे कोई फैसला नहीं सुनाया था। 4-5 दिनों बाद हेनरी मूसा के कासिद के साथ सविस्ता से आ गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह उसकी खातिर तवाज़ा की गई, फिर उसे मूसा के पास भेज दिया गया। हेनरी ने फ्लोरा के बाप को नहीं बताया था कि उसकी फ्लोरा के साथ दीवाना मोहब्बत है और वो चढ़ी भेद छुपे मिलते रहते हैं और वो फ्लोरा की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए इसके पीछे तरीता चला गया था। उसने जोलीन को अपने तरीता जाने की वजह ये बताई थी कि सिविस्ता में कुत्ता गया और सैर तफरी के लिए गया था। मूसा बिन नसीर को इसने अपनी और फ्लोरा की मोहब्बत की और मुलाकातों की और फ्लोरा के पीछे तलीता जाने की और वहाँ की मुलाकातों की इस लड़की के साथ शाह अंदरस की जाति की ये सारी रवेश सुनाई जो ऊपर सुनाई जा चुकी है। मूसा ने हेनरी से बहुत कुछ पूछा। हेनरी हर सवाल का जवाब देता रहा। इसी तरह मूसा ने अपने शकूर रफ़ा किए। उसने हेनरी को मेहमान खाने में बेचकर जोलीन को अपने पास बुलाया। मेरे भाई जोलीन, मूसा बिन नसीर ने कहा, मैंने तुम्हारी हर बात और दोस्ती की पेशकश पर गौर कर लिया है। अपने सलारों, हाकिमों और मशीरों से सलाह मशवरा कर लिया है। मैं तुम पर एतमाद करता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा फैसला करने में आज़ाद नहीं हूँ। उंदलस कोई छोटा सा मुल्क नहीं और उंदलस की फ़ौज मामूली फ़ौज नहीं। मैं खलीफा से इजाज़त तलब कर रहा हूँ। आज ही कासद को खलीफा के नाम पैगाम देकर दमिश्क भेज दूंगा। तुम्हें जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा। कासद तेज़ रफ्तार होगा, फिर भी एक चांद जितना लंबा अरसा है। 1 महीना कासद 2-4 दिन पहले भी आ सकता है। तुम चले जाओ, 25-26 रोज़ बाद आ जाना। मैं तुम्हें इत्तला देकर बुलवा लूँगा।